हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 67th बीपीएससी प्रीलिम्स और बिहार सीडीपीओ प्रीलिम्स के लिए सेट 3 लेकर आए हैं। सेट 1 और 2 को ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, अब सेट 3 है। बट सेट 1, 2 और 3 में काफ़ी अंतर है। सेट 1, 2 जो बेस्ड था वो 4 ऑप्शन पर बेस्ड था, लेकिन सेट 3 से चूँकि मैं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करवा रहा हूँ और बिहार सीडीपीओ की टेस्ट ले रहा हूँ, सो मैंने ऑप्शन 5 के साथ ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। कई सारे व्यूअर्स जो थे वो ये बोल रहे थे कि सर ऑप्शन 5 के साथ प्रैक्टिस करवाइए सो दैट एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अभी से हो जाए। तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना वैल्यूएबल सजेशंस दिया, और ये अच्छी भी चीज़ है। अभी से हम अगर आप ऑप्शन 5 के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हम लोग अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो भी स्कोर आए आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपका स्कोर फाइनल क्या है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, आज का जो स्कोर है उसको 2 भागों में आप डिवाइड कीजिएगा। पहला तो एक ओवरऑल स्कोर, दूसरा स्कोर जितने भी क्वेश्चंस ऑप्शन ई अगर आता है किसी का आंसर, और उसमें आपका ऑप्शन ई वाला जो जितने भी सॉल्यूशंस थे उसमें आपका कितना गलती हुआ, ये दोनों को टारगेट करके रखिएगा। सो एनीवे, फर्स्ट यू नीड टू जस्ट फोकस ओवरऑल कितने हैं, एंड देन यू नीड टू फोकस ऑप्शन ई में हमारे कितने गलत हुए। ये 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप एक सेट प्रैक्टिस करते हैं हाफ एन आवर का, दैट इज नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, यू विल गेट मोर एंड मोर नॉलेज। दिस इज माई चैलेंज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक दंत चिकित्सक के द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी बेलनाकार एंड ई। देखिए यही वो ऑप्शन है ई वाला जो आप पाएंगे जब बीपीएससी आप दे रहे होंगे या दिए होंगे कई सारे विद्यार्थी, तो उसमें पाएंगे आप उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन। बीपीएससी जो है, पहले क्या होता था, अभी ऑप्शन ई लाने का पर्पस क्या है? पहले क्या होता है, ये 4 ऑप्शन थे, उसमें बीपीएससी के द्वारा एक ऑप्शन अगर गलत हो गया तो बच्चे क्या है उसको कोर्ट में घसीट लेते थे। अब इससे बचने के लिए ये ऑप्शन ई लेके आ गया, किसी भी आंसर को ई में डाल दो, ठीक है। कोई भी अगर सस्पिशन हो तो ई में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं उसको। एनीवे, हमें तैयारी करना है ऑप्शन ई के साथ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और फिर उसका आंसर बताइए जल्दी से, ठीक है। दंत चिकित्सक रोगी के दांतों के जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। सो पेशेंट जो दांत का पेशेंट है उसको जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण इनमें से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ए मैरास्मस, बी पिलाग्रा, सी बेरीबेरी, डी रिकेट्स, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर दीजिए आप अपना। बच्चों में प्रोटीन की अल्पता के कारण मैरास्मस रोग होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैरास्मस। चलिए नेक्स्ट, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक का फंडा मैं आपको समझा देता हूं पहले। चलिए जब आएगा अगर जो इसका ये वाला ऑप्शन उसमें समझाऊंगा। सो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सो सामान्य ताप पर जो तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है अर्थात लिक्विड के रूप में पाया जाता है वह है ब्रोमीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 35, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि यह हाइड्रोजन समूह का है, जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसका तीसरा सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। और यह कमरे के जो सामान्य ताप होता है उस पर किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। तो रूम टेम्परेचर पर यह द्रव अवस्था में रहता है। तो इतनी बातें आपको ब्रोमीन के बारे में जाननी चाहिए। ब्रोमीन एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 35 है, हाइड्रोजन समूह का तीसरा सबसे हल्का तत्व है और कमरे के सामान्य ताप पर जनरली यह द्रव अवस्था में रहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है। आपको बताना है कि वह कौन सा विटामिन है जो आपको ब्लड जो होता है उसको थक्का बनने में मदद करता है, ठीक है। ब्लड को थक्का बनाने में अर्थात जब चोट लग जाए तो जब कटता है तो ब्लड थक्का बनने में आपको क्या मदद करता है? विटामिन
के। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन के। चलिए, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? ए सोडियम, बी कॉपर, सी मरकरी, डी सिल्वर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, सोडियम को वायु में अगर हम रखते हैं तो सोडियम क्या होता है? सोडियम वायु में बहुत ही क्रियाशील होता है, ठीक है, इसलिए इसको किस में रखते हैं आप? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम। नेक्स्ट, घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? अगर आपका घाव है तो उसको भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? चलिए, देखिए, घाव भरने के लिए विटामिन सी होता है, ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो घाव भरने के लिए जो विटामिन आपको हेल्प करता है वो होता है विटामिन सी, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी के जो सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या है? आंवला, उसके बाद नींबू, ठीक है, टमाटर भी, ये सारे के सारे विटामिन सी के स्रोत हैं। और विटामिन सी किसमें सहायक होता है? घाव भरने में सहायक होता है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर था? ऑप्शन सी विटामिन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित संयंत्र में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? ए पायरोमीटर, बी फोटोमीटर, सी फोनोमीटर, डी पैक्नोमीटर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर इन द सेंस आप अपने जो भी ग्रुप हैं या मित्र हैं उनको शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। इससे जो एजुकेटर होते हैं उनको हौसला मिलता है। आपकी एक लाइक हमें बहुत सारी इंकरेजमेंट देता है। तो उच्च ताप को मापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं पायरोमीटर। फोटोमीटर का प्रयोग किसके लिए? तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए पायरोमीटर। हम देखते हैं रेस्टॉल 3 का। फोटोमीटर का प्रयोग होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मापने के लिए, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, याद रहेगा। फोनोमीटर का प्रयोग करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की तीव्रता। और पैक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं डेंसिटी अर्थात घनत्व के लिए। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? ठीक है, कवक जनित है, फंगल। कवक को क्या बोलते हैं? फंगल डिजीज, फंगल डिजीज। बताइए। एड्स, वर्णांता, वर्णांता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, गंजापन, बार्डनेस, वाल्डनेस जो होता है वो गंजापन होता है, और एथलीट फुट जो हाथी पाँव जिसको बोलते हैं आप। सो एन उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका ऑप्शन 5 है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जल्दी आंसर दीजिए। देखिए, कवक जनित रोग की बात करते हैं तो अब एड्स क्या है? एड्स तो हो गया वायरस, एलिमिनेट करना भी सीखिए। एड्स वायरस अगर नहीं आता है तो एलिमिनेट करना सीखिए। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस आपको मालूम है जेनेटिक रोग होता है। आपको कोई बीमारी जो है कलर ब्लाइंडनेस या आनुवंशिक होता है। अगर आपके फादर को है तो आपको ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, फिर उसके बाद किसी और को होगा, तो ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। अब उसके बाद बचा 2 और एक ये 3, गंजापन, एथलीट फुट, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। गंजापन किससे होता है? फंगल डिजीज है, बाल्डनेस, बाल झड़ना और उसके बाद गंजा हो जाना, ये क्या है? फंगल डिजीज होता है। और एथलीट फुट, हाथी पाँव, क्या होता है? ये भी फंगल डिजीज है, फंगस से ही होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ द ऑप्शन ई कम्स इन हीरो रोल, ठीक है। अब ई कैसे यहाँ पर अहम हो गया देख लीजिए। 2 ऑप्शन सही हो गए अब हमारे। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं है, ये खत्म हो गया आपका। आपने यहाँ देखा, क्या आपने यहाँ देखा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यही है ब्यूटी बीपीएससी का। या तो ऊपर में से कोई नहीं है तब भी ई, उपरोक्त में से एक से अधिक तब भी ई। तो जो लोग बोलते हैं कि बीपीएससी में सिर्फ 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन नहीं 6 ऑप्शन है बीपीएससी में, ठीक है। बीपीएससी के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो उसमें 6 ऑप्शन है आपके पास, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ तो चूंकि 2 आंसर आ रहे थे हमारा फंगल वाला, गंजापन और एथलीट फुट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई,
उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के उदाहरण है। तो आई होप जो ऑप्शन ई वाला है आपको कंसेप्ट समझ में आया है। नहीं आया है तो फिर हम जब दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे। सो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के उदाहरण मांग रहा है आपसे। टोटल रिफ्लेक्शन। तो आंतरिक रिफ्रैक्शन जो होता है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन जो होता है वो किससे होता है? द्रव में अंशतः मतलब थोड़ा डूबी हुई सीधी जो छड़ है उसका तिरछा दिखाई पड़ना, तारे का टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना, हीरा का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो चलिए आपसे क्या पूछ रहा था? टोटल रिफ्लेक्शन पूछ रहा था, ठीक है। टोटल रिफ्लेक्शन का उदाहरण पूछ रहा है। तो टोटल रिफ्लेक्शन में आपको बताना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल जो है टोटल रिफ्लेक्शन के उदाहरण हैं, या तो ए या बी या सी या डी या ई। पहला ऑप्शन के अगर हम देखते हैं तो द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ना, ये किसका उदाहरण है? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का उदाहरण है, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। तो हमसे तो पूछ रहा है टोटल रिफ्लेक्शन, तो प्रकाश का अपवर्तन तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया। तारे का टिमटिमाते हुआ दिखाई पड़ना, ये भी प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है, ध्यान देते रहिएगा। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ को टेढ़ा दिखाई देना अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। और हीरा का चमकना जो होता है टीआर अर्थात टोटल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। कांच में आई दरार का चमकना, ये भी टीआर अर्थात टोटल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। सो यू गॉट, ऊपर के जो दो एग्जाम्पल थे वो रिफ्लेक्शन, प्रकाश का रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल था, वेयर एज सी एंड डी आर द एग्जाम्पल ऑफ टीआर अर्थात टोटल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। सो फिर से एक बार ऑप्शन ई कम्स इन द फोरफ्रंट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सो माय डियर फ्रेंड्स, टू आंसर कम्स हियर। एक तो हीरा का चमकना और दूसरा कांच में आई दरार का चमकना। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, ठीक है। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए ऑप्शन ई जो है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग है। या तो यहाँ से उपयुक्त में से कोई नहीं तो तब भी ई, और एक से ज़्यादा तब भी ई। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हीरा का चमकना और कांच में आई दरार का चमकना टोटल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, अर्थात टी आर का एग्जाम्पल है। वेयर एज दिस टू आर द एग्जाम्पल ऑफ आर ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बार किसका मात्रक है? बार, ठीक है, किसका मात्रक है? ए द्रव्यमान का, बी ऊर्जा का, सी वायुमंडलीय दाब का, डी आयतन का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सो जब भी आप एग्जाम में बैठे बीपी का बहुत कॉन्शियस होकर बैठिएगा ई ऑप्शन के साथ, खास करके ए द्रव्यमान, बी ऊर्जा, सी वायुमंडलीय दाब एंड डी आयतन। अच्छा बताइए द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? सबसे पहले तो केजी होता है। ऊर्जा का क्या होता है जानते हैं आप? जूल होता है, बिल्कुल सही। वायुमंडलीय दाब का क्या होता है? जल्दी बताइए, वायुमंडलीय दाब का क्या होता है? सर बार होता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का एक जो मात्रक है वो क्या है? बार होता है। और आयतन का क्या होता है? घन मीटर होता है, यानी मीटर क्यूब, ठीक है, घन मीटर। सो आपने देखा आयतन का घन मीटर, वायुमंडलीय दाब का बार, ऊर्जा का जूल, द्रव्यमान का केजी। तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। 1 बार इक्वल टू कितना होता है? क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है। 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है, इसको याद रखिएगा। 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। और वायुमंडलीय दाब का ऐसे मात्रा क्या होता है? बार होता है। और सिर्फ दाब का पूछता, ये तो दाब नहीं है, वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं। और सिर्फ दाब अगर रहे तब क्या हो जाएगा? पास्कल, ठीक है। सिर्फ दाब रहता तो पास्कल, और लेकिन वायुमंडलीय दाब है तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बार। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में किसने किया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी मदन मोहन मालवीय, सी श्रीमती एनी बेसेंट, डी महात्मा गांधी एंड ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की अगर हम बात करें तो उसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीमती एनी बेसेंट। और श्रीमती एनी बेसेंट कब आई थी भारत में? यह आई थी भारत में 1893 में। 1893 से संबंधित कुछ घटनाएं आपको याद आ रहा है? कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं बताइए। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका जाना और स्वामी विवेकानंद को शिकागो में स्पीच देना। ठीक है, ये दोनों घटना 1893 में कही है। चलिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? देखिए प्रश्न भी आ गया, तो अगर आप कोऑर्डिनेट करके रखते हैं तो आंसर आपको मिल जाएगा। जो जिसने ध्यान से सुना होगा आंसर देंगे इसका। ए 1887, बी 1892, सी 1893, डी 1895, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। सो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे सेठ अब्दुल्ला के इन्विटेशन पर। एक्चुअली सेठ अब्दुल्ला जो था वो गुजरात का बिजनेसमैन था और उन्हीं के इन्विटेशन पर महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे मुकदमा लड़ने के लिए। और वापस कब आए थे? 1915 में। और आपको याद है 9 जनवरी को हमेशा हम हर साल क्या मनाते हैं? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में लिखकर कि 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। सो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। और वापस कब आए थे? जनवरी 1915 में। चलिए मैं ही बता देता हूँ। दक्षिण अफ्रीका से जब वो वापस भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, तो इन्हीं के उपलक्ष्य को सेलिब्रेट करने के लिए, इसी उपलक्ष्य को सेलिब्रेट करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए, अगला है सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? देखिए, सूर्यास्त कानून का जो संबंध है वो अस्थायी बंदोबस्त से है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी अस्थायी बंदोबस्त। 1793 में एक अस्थायी बंदोबस्त था जिसका जन्मदाता कौन था? कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट आपने सुना होगा। तो सूर्यास्त कानून भी उसी संबंधित था, अस्थायी बंदोबस्त। अब ये कानून आपके दिमाग में चल रहा होगा, सूर्यास्त कानून किसको बोलते हैं? एक्चुअली अस्थायी बंदोबस्त के समय एक रूल्स था कि पार्टिकुलर डे में आपको जो पेमेंट है वो करना है और वो सनसेट से पहले करना है। ठीक है, तो इसलिए इसको सूर्यास्त कानून बोला गया था। तो सूर्यास्त कानून किसको? परमानेंट सेटलमेंट मतलब अस्थायी बंदोबस्त। अगला, 3 कठिया व्यवस्था का संबंध किससे है? ए होम रूल, बी नमक सत्याग्रह, सी चंपारण सत्याग्रह, डी किसान आंदोलन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, 3 कठिया व्यवस्था का जो संबंध है वो चंपारण सत्याग्रह से है। इसमें क्या होता था? किसानों को 3/20 भाग पर, यानी एक कट्ठा में 20 और 20 भाग के जो टोटल 20 डिवाइड कीजिएगा अगर पूरे लैंड को, तो उसमें 3 भाग पर किसानों को क्या करना पड़ता था? जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। 3 कट्ठा में नील की खेती करना उनके लिए अनिवार्य था। ठीक है, तो प्रत्येक बीघा पर किसानों को 3 कट्ठे में, जो ये 20 मतलब 1 बीघा, तो प्रत्येक बीघा पर किसानों को 3 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ती थी। तो इसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से। अगला क्वेश्चन है आज़ाद रास्ता का गठन इनमें से किसके नेतृत्व में किया गया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर मजरूल हक, सी जयप्रकाश नारायण, डी रामानंद मिश्रा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। आज़ाद रास्ता का जो गठन है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जब ये हजारीबाग जेल से भाग के गए थे नेपाल की ओर, तो वहीं पर ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद रास्ता का गठन किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। और किस लिए किया गया था? नेपाल में बेसिकली छापामार युद्ध की ये शिक्षा देते थे। ठीक है, ताकि फ्रीडम में हिस्सा ले सके, देश की आज़ादी में हिस्सा ले सके। क्वेश्चन नंबर 16 है बाबर, ठीक है, माफ कीजिएगा, बराबर गुफाएं का निर्माण जो है अशोक के द्वारा क्यों करवाया गया था? बराबर का गुफा आपने सुना होगा, बिहार में है, गया के आसपास। सो बराबर का गुफा का निर्माण अशोक के द्वारा क्यों करवाया गया था? ए युद्ध की स्थिति में छिपने के लिए, बी अनाज गोदाम के रूप में, सी बौद्ध भिक्षु के निवास के लिए, डी बाढ़ से बचने के लिए, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक।
बराबर का जो गुफा था उसका निर्माण अशोक के द्वारा बौद्ध भिक्षु के निवास के लिए किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध भिक्षु के निवास के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वर्ष 1931 में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन कौन थे? गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि इनके संस्थापक। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? यहाँ कर्नाटक आ गया है तो इसको कर्नाटक हटा के कर्नाट कर लीजिए। आपका ऑप्शन है ए नरसिंहदेव, बी गंगदेव, सी नन्नदेव एंड डी हरि सिंह देव और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, कर्नाट वंश का स्थापना 11वीं सदी के अंत में हुआ था और इसका स्थापना मिथिला के कर्नाट में हुआ था। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया था? नन्नदेव के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नन्नदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक थे नन्नदेव। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है? क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, थॉर्नटॉट, त्रिवार्था और कोपेन। ठीक है, ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन, थॉर्नटॉट और त्रिवार्था। सो आपको प्रश्न पूछा गया, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार के पूरे जलवायु को किस वर्ग में हम रख सकते हैं? CAW, CWG, AW, CWG एंड AW और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो जलवायु वर्गीकरण में बिहार के अधिकांश भाग को CWG एंड AW में रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, CWG एंड AW। वहीं अगर थॉर्नटॉट का पूछता तो थॉर्नटॉट का हो जाता CAW, और अगर त्रिवार्था का पूछता तो त्रिवार्था में क्या हो जाता? उत्तरी जो पोर्शन है, उत्तरी पोर्शन में हो जाता CAW और दक्षिणी पोर्शन में क्या हो जाता? AW। इसने त्रिवार्था साहब ने दो भागों में, गंगा से उत्तर, गंगा से दक्षिण, और इसको CAW और इसको AW। वेयर एज थॉर्नटॉट ने पूरे क्लाइमेट को CAW और कोपेन ने CWG और AW। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, महानंदा नदी कहाँ गंगा नदी में मिल जाती है? ए सहरसा के दक्षिण पूर्व, बी पूर्णिया के दक्षिण पूर्व, सी कटिहार के दक्षिण पूर्व, दक्षिण कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया है टाइपिंग में, दक्षिण पूर्व एंड डी पटना के दक्षिण पूर्व, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर हम महानंदा नदी की बात करें तो महानंदा नदी ईस्टर्न मोस्ट रिवर है बिहार का। ठीक है, अगर बिहार की मैप की अगर हम बात करें सो ईस्टर्न मोस्ट रिवर है महानंदा, सबसे पूर्व में। ये भी प्रश्न बन जाता है एक। सो ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ बिहार कौन सा है? महानंदा। सोर्स क्या है इसका? हिमालय, जो कि नेपाल से निकलता है। ठीक है, और यह पूर्णिया तथा कटिहार में बहते हुए जाकर के मिल जाता है गंगा में। सो गंगा में कहाँ पर मिलता है? यह कटिहार के दक्षिण पूर्व में मिलता है। सो गंगा में यह कटिहार के दक्षिण पूर्व में आकर के मिल जाता है कौन? महानंदा नदी। सो यू नीड टू रिमेंबर अबाउट महानंदा नदी। इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ बिहार। ठीक है, नॉर्थ बिहार का, और बिहार में भी नॉर्थ बिहार का सबसे पूर्वी नदी है। सोर्स इसका हिमालय है और पूर्णिया और कटिहार में बहता हुआ गंगा कटिहार के दक्षिण पूर्व में गंगा से मिल जाता है महानंदा। ठीक है, अगला, कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? देखिए, कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगूसराय। अगला है, घोघा झील अथवा घोघा चाप कहाँ स्थित है? ए पूर्णिया, बी कटिहार, सी बेगूसराय, डी वैशाली, ये उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। घोघा झील अथवा घोघा चाप जो है वह कहाँ स्थित है? कटिहार में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कटिहार। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? देखिए, अगर हम बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करें तो वह 1968 में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1968। अब थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाता हूं क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है। सो अगर आपको आंसर देना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर आंसर लिखिए, फिर आगे बढ़ते रहिएगा। अगला है, बिहार के किस जिले में सोने के नवीन भंडारों का पता चला है?
अर्थात गोल्ड का जो नवीन भंडार है वह कहाँ पता चला है? ए कटिहार, बी सासाराम, सी गया, डी नवादा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। सोने का जो भंडार है वह मुंगेर में पता चला है। कहाँ पता चला है? मुंगेर में। सो क्या ऑप्शन में मुंगेर है? कहीं नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और यह है कहाँ पर? मुंगेर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ए मधेपुरा, बी मुंगेर, सी समस्तीपुर, डी बेगूसराय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर हम दशकीय वृद्धि की बात करें, दशकीय वृद्धि मतलब जनगणना, जो एक जनगणना हुआ था 2001 में और उसके बाद 2011 में, ठीक है। तो ये 10 साल में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुआ? तो इन 10 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ मधेपुरा में, ठीक है। इसका दशकीय वृद्धि क्या रहा? 31.1%। और ओवरऑल बिहार का अगर दशकीय वृद्धि पूछे तो क्या हो जाएगा? 25.4%। और न्यूनतम पूछेगा तो क्या होगा? न्यूनतम पूछेगा तो अरवल का है। ये दशकीय वृद्धि की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर हुआ था 18.91%, ठीक है। सो ये तो था कि मैक्सिमम दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में 31.1, अरवल में 18.9 और ओवरऑल बिहार का अगर बात करेगा तो 25.4%। ये था दशकीय वृद्धि। चलिए, अविभाजित बिहार में कुल कितने जिले थे? अविभाजित बिहार कहने का मतलब जब झारखंड इससे लगा हुआ था तो कितने जिले थे बताइए। तो झारखंड में भी वर्तमान में कितना जिला है, बता सकता कोई? पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अविभाजित बिहार में कुल कितने जिले थे, उसके बाद बताइएगा। अगर झारखंड भी मालूम है तो आप बता सकते हैं। देखिए, अविभाजित बिहार में टोटल 55 जिला था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 55 जिला। झारखंड में वर्तमान में कितना जिला है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी उज्बेकिस्तान, सी उत्तरी चिली, डी चीन और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, तकला मकान जो है चीन के सिकियांग प्रांत में है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। तकला मकान मरुस्थल डिजर्ट कहाँ है? चीन में स्थित है, चीन के सिकियांग प्रांत में। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए मंगोलिया, बी चीन, सी सऊदी अरब, डी सोमालिया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है, तो इसमें क्या होगा? 2 आंसर हो गया, चीन और मंगोलिया। तो इसमें क्या हमारा आंसर होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यानी ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है, सो ऑप्शन ई विल बी द। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, बास्फोरस जलसंधि किसको जोड़ती है? देखिए, बास्फोरस जलसंधि की अगर हम बात करें तो बास्फोरस जलसंधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, काला सागर और मरमरा सागर। उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को कौन जोड़ता है? उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को डेनमार्क जलसंधि जोड़ता है। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को कौन जोड़ता है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को बेरिंग जलसंधि जोड़ता है। और अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को कौन जोड़ता है? मलक्का जलसंधि, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? हमने उस समय पूछा था बिहार में, अब ये पूछ रहा पूरे भारत में गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में गोल्ड का लगभग 98% अकेला जो है कर्नाटक उत्पादन करता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक, ठीक है। कोलार एवं हट्टी जो माइंस है आपने सुना होगा, वो कर्नाटक में ही स्थित है। इनमें से किसे मेटल ऑफ होप की संज्ञा भी दिया गया है? मेटल ऑफ होप किसको बोलते हैं? मेटल ऑफ होप, आशा। थोरियम, ग्रेफाइट, अभ्रक, यूरेनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मेटल ऑफ होप बोला जाता है यूरेनियम को, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था? ठीक है, देखिए सर्वप्रथम थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यूएसए में किया गया था, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। एक प्रश्न यह भी पूछता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एस. ओलकॉट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एस. ओलकॉट के द्वारा किया गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यूएसए में किया गया था, मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एस. ओलकॉट के द्वारा। चलिए, काफी प्रश्न इंपॉर्टेंट है यह। अगला देखते हैं। अगला है विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, विधानसभा में अगर आपको चुनना है तो आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष। और अगर विधान परिषद पूछता तो क्या हो जाता आपका, ये चूंकि विधान सभा है तो उसके लिए 25 वर्ष, विधान परिषद पूछता तो 30 ईयर। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह सुप्रीम कोर्ट से सजेशन ले, कोई जो अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है उस पर। बट राष्ट्रपति के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ राय को वह माने। वो बस, उनके पास अधिकार तो है सजेशन लेने का, और सजेशन देने से इनकार सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 में वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। ठीक है। स्वीकार और अस्वीकार करना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, उसकी सलाह, जो लिया हुआ सलाह है उसको स्वीकार करें या ना करें, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट। व्हाट्स जो अधिकार है सलाह लेने का, एडवाइजरी राइट राष्ट्रपति का, वो अनुच्छेद 143 में। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति होते हैं ए, लोकसभा का सदस्य होते हैं, बी, राज्यसभा का सदस्य होते हैं, सी, विधानसभा का सदस्य होते हैं, डी, विधान परिषद का सदस्य होते हैं, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति न तो लोकसभा का सदस्य होता है, न राज्यसभा का सदस्य होता है, न विधानसभा का सदस्य होता है, ना ही विधान परिषद का सदस्य होते हैं। यस, वो चेयरमैनशिप करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति। बट वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन क्या अगर कोई वोटिंग चल रहा हो और अब वह टाई की कंडीशन में पहुंच गया हो तो क्या वो वोट दे सकते हैं, क्योंकि वह तो मेंबर नहीं है। यस, वह वोट दे सकते हैं। तो किस हैसियत से वोट देंगे वो? विद विच कैपेसिटी ही विल गिव द वोट इन द कंडीशन ऑफ टाई। राज्यसभा के चेयरमैन की हैसियत से वह वोट करेंगे। ठीक है। वोटिंग में जनरली वह पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर वह राज्यसभा के चेयरमैन हैं, क्योंकि ही इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो वह क्या है, और अपर हाउस भी बोलते हैं राज्यसभा को, तो वह वोटिंग प्रोसीजर में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन अगर वोट मान लेते हैं 5-5, ये एक एग्जाम्पल दिया आपको, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो एज ए राज्यसभा का चेयरमैन के रूप में वह वोटिंग करेंगे। तो एनीवे, क्वेश्चन हमारा था उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वह किसी का सदस्य नहीं होते हैं। हमने आपसे बोला था कि ऑप्शन ई वाले का मार्किंग जो है अलग कीजिएगा, और ओवरऑल जो आपका मार्किंग है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ए, प्रधानमंत्री को, बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सी, लोकसभा के अध्यक्ष को, डी, उपराष्ट्रपति को, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति को। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हाल ही में राष्ट्रपति ने अपने एक भाषण में, जब वो अपने गांव गए थे तो अपने भाषण में अपनी पेमेंट का जिक्र किए थे। सो फ्रॉम देयर दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल दैट द प्रेसिडेंट पेमेंट इज टैक्सेबल और नॉट। सो राष्ट्रपति का पेमेंट होता है 5 लाख रुपया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 लाख रुपया। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि राष्ट्रपति का पेमेंट टैक्सेबल है या नहीं है, तो यस, टैक्सेबल है।
कहीं भी ऐसा चर्चा नहीं किया हुआ। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको यह मालूम है कि राष्ट्रपति का पेमेंट टैक्स फ्री होता है। देयर इज नथिंग लाइक दैट, कहीं वो चर्चा नहीं किया गया है। पेमेंट एंड इमोलमेंट एक्ट्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? अर्थात भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? बहुत बेसिक सा प्रश्न है। देखिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। और इसका गठन अक्टूबर 1953 में हुआ था। और ये किसके लिए किया गया था? तेलुगु भाषियों के लिए। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एंड यू नो द कंडीशन कि किस कंडीशन में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। पोट्टी श्री रामल्लू जी थे जो 58 दिन के आमरण अनशन किए थे और उसके बाद उनका मृत्यु हो गया था। और उसके बाद मजबूरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ऑल्दो पंडित जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट वांट कि भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन हो, क्योंकि बहुत सारी जो कमेटियां हुआ था, धर कमेटी, तो वो यह नहीं चाहता था कि भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन हो। बट सिचुएशन ऐसा अराइज हुआ कि भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन किया गया और तेलुगु भाषियों के लिए वो था आंध्र प्रदेश। और कब हुआ था? 1953 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? ए सोना का रुपया, बी चांदी का रुपया, सी तांबे का रुपया, डी कांसे का रुपया। देखिए, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था चांदी का रुपया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी का रुपया। क्वेश्चन नंबर 42 है, दो अस्पा एवं सी अस्पा व्यवस्था इसमें से किसके समय में थी? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब एंड ई उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। दो अस्पा और सिंह अस्पा का व्यवस्था जहांगीर के समय शुरू हुआ था और जहांगीर ने सवार पद में यह जोड़ा था दो अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था को। और सर्वप्रथम यह पद जो है किसको दिया गया था? महावत खां को दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 43 है, बीटी कल्चर क्या है? ए मधुमक्खी पालन, बी मत्स्य पालन, सी अंगूर की खेती, डी फलों का उत्पादन। बीटी कल्चर मतलब होता है अंगूरों की खेती। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगूर की खेती अर्थात बीटी कल्चर। अगर मधुमक्खी पालन का क्या होगा? एपी कल्चर। क्या हो जाएगा? एपी कल्चर। मत्स्य पालन का क्या हो जाएगा फिर? पीसी कल्चर। क्या हो जाएगा? पीसी कल्चर। अंगूर की खेती का आपने देख लिया, बीटी कल्चर। और फलों के उत्पादन को क्या बोलेंगे? पोमो कल्चर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पोमो कल्चर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत पोटेशियम उर्वरक का जो पोटेशियम उर्वरक है उसके खपत का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? भारत पोटेशियम उर्वरक खपत का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? ए 70%, बी 75%, सी 80%, डी 82%, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। पोटेशियम उर्वरक की जहाँ तक बात हो रही है तो भारत पोटेशियम उर्वरक पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। इसका उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नाइट्रोजन के अपनी खपत का 94% उत्पादन हो जाता है। वहीं फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो लगभग 82% उत्पादन कर लेता है। वेयर एज पोटेशियम का नील उत्पादन होता है अर्थात पूरी तरह से आयात पर निर्भर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ए कार्ल मार्क्स, बी एडम स्मिथ, सी मार्शल एंड डी किन्स और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1955 में। किसके स्थान पर? गैट के स्थान पर। ठीक है, गैट के स्थान पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। और अब आपसे हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
जिनेवा में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिनेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वह कोयम्बटूर में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार का विजेता कौन है? ठीक है, वर्ष 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रजनीकांत। क्वेश्चन नंबर 49 है, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा जो है वह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस की कुछ महत्वपूर्ण नारा का बात अगर हम करें तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दिल्ली चलो का भी नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। पटेल की अगर फेमस नारा की हम बात करें तो पटेल ने बोला था कर मत दो, अर्थात टैक्स नहीं देना। और नेहरू जी ने बोला था पूर्ण स्वराज। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम प्रश्न, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? अगर आपको स्टोरी मालूम है खिलाफत दिवस का तो आप बता देंगे। देखिए खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है, ये किसके विरुद्ध चला गया था? ब्रिटेन के खिलाफ। अर्थात वैसे तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ था लेकिन विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के जो खलीफा थे उसके समर्थन में यह आंदोलन चलाया गया था। अब आपको बताना है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया था। पूरे देश में, पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाए थे? 19 अक्टूबर 1919 को। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 19 अक्टूबर 1919 को। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंड। फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ।